आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लबिंग। आज का हमारे चैप्टर का नाम है क्लबिंग। तो सबसे पहले आपको ये समझा देते हैं कि क्लबिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए क्लबिंग का मतलब ये होता है कि इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन assessee's इनकम। अगर किसी और की इनकम असेसी की टोटल इनकम में जुड़ रही है तो उसे हम नाम देंगे क्लबिंग। ठीक है, ये प्रोविजन दो रीजन से बनाए गए हैं। एक ये कि कई बार जो अर्निंग मेंबर होता है या जो अर्न कर रहा होता है, ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अर्नर है वो नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ पेइंग टैक्स है, मतलब वो टैक्स पे करने की कैपेसिटी में नहीं है। तो ऐसा कह सकते हैं कि या तो एलिजिबल नहीं है या कैपेबल नहीं है टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो फिर उस इनकम पे उससे टैक्स ना लेके किसी और से टैक्स ले लिया जाएगा। टैक्स पेड बाय अदर पर्सन, तो उसको बोला गया है क्लबिंग। ठीक है, आप कहेंगे सर ऐसा कब हो सकता है। तो भैया ऐसा होने का रीजन, आपके घर में बच्चे हैं छोटे, मान लीजिए बच्चे ने कोई इनकम कमा ली। बच्चे ने कैसे इनकम कमा ली कि बच्चे ने कोई पेंटिंग बनाई, या बच्चे ने मान लीजिए कोई डांस इंडिया डांस में कंपटीशन में भाग पार्टिसिपेट कर लिया डीआईडी में। ठीक है, और वहां पे इसने प्राइज जीत लिया। अब इस प्राइस पे टैक्स तो लगेगा, पर वो जो बच्चा है वो टैक्स भरने की कैपेसिटी में नहीं है, कैपेबल नहीं है अभी वो, क्योंकि उसको टैक्स का पता नहीं है और वो माइनर है। ठीक है, तो वो अभी टैक्स पे करने की कैपेसिटी में नहीं है। तो उस बच्चे की जो इनकम होगी, ठीक है, उस बच्चे की जो इनकम होगी वो इनकम ऐड कर दी जाएगी किसमें, माता पिता में। ठीक है, पेरेंट्स में उसकी इनकम ऐड कर दी जाएगी। तो ये इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, क्लबिंग। मतलब इनकम ऑफ अदर पर्सन। अब यहाँ पे अदर पर्सन कौन है हमारे एग्जाम्पल में, वो बच्चा जिसने इनकम कमाई है। इंक्लूडेड इन एसएससीज इनकम, तो एसएससी कौन है, उसके पेरेंट्स। तो दूसरे बंदे की इनकम एसएससी के इनकम में ऐड हो जाती है, तो उसे नाम हम क्या दे देते हैं, क्लबिंग दे देते हैं। कई बार ऐसा इसलिए भी होता है ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके। तो स्टॉप टैक्स इवेजन। ठीक है, टू स्टॉप टैक्स एविजन के लिए भी ऐसा किया जाता है। आप कहेंगे सर कैसे। तो देखिए, एक मैं वापस एक चीज रिपीट कर दूं, वैसे मैंने कई बार कह चुका हूं बेटा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको कह दीजिए लाइव क्लास अटेंड करें, रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी बाद में आपको। ठीक है, तो लाइव अटेंड करें। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या सोचा हुआ है, या तो उनको स्टडी की चिंता नहीं है, या फिर बाद में वो परेशान होंगे। अभी लापरवाही अगर करेंगे तो बाद में परेशान होंगे। यहाँ लाइव क्लास अटेंड ना करने का मतलब सेम वही है जैसे कोचिंग के अंदर क्लास अटेंड ना करना। ठीक है, बाद में परेशान होना कि सर मेरा ये सब्जेक्ट में आधी क्लासेस रह गई थी, छूट गई थी, मैंने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, वो फिर खुद का भी टाइम वेस्ट करना है और टीचर का भी टाइम वेस्ट करना है। तो प्लीज अटेंड लाइव क्लासेस। ठीक है, टू स्टॉप टैक्स एविजन। अब आप कहेंगे सर ये कैसे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए मिस्टर एक्स कमाता है
15 लाख रुपए। अब आप जानते हैं इंडिया में जो टैक्स लगता है वो किस पे लगता है? स्लेब रेट पे लगता है। मतलब पहले कुछ पे कम, फिर कम, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ऐसे चलता है। मतलब 2.5 लाख पे टैक्स फ्री, मैंने आपको बताया भी था। 2.5 लाख पे टैक्स फ्री है, फिर 2.5 लाख पे 5% है, फिर 20% है, फिर 30% है, ऐसा चलेगा। तो अगर मिस्टर एक्स अकेला 15 लाख रुपए कमाता है तो उसका टैक्स कितना होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ अभी के लिए, बाद में बताएंगे कैसे कैलकुलेट हुआ। उसका टैक्स होगा लगभग 2,62,500, ये उसका टैक्स बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? 2.5 लाख पे कुछ नहीं, 2.5 लाख पे 5%, 5 लाख पे 20%, और 5 लाख पे 30%, ऐसे बनता है। ठीक है। अगर ये बंदा अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दे, कमा रहा 15 लाख ही है, पर ये अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दे, ठीक है, कुछ इनकम ये अपने नाम रख ले, कुछ इनकम ये अपनी वाइफ के नाम कर दें, कुछ अपने बेटे के नाम कर दें जो कि मेजर है, ठीक है, या माइनर है, और कुछ इनकम बेटी के नाम कर दें, ऐसा ही कुछ कर दें। तो इन दैट केस मान लीजिए इसने इनकम ऐसे कर दे 15 लाख में से कि 5 लाख इनकी, 5 लाख इनकी, 2.5 लाख इनकी, 2.5 लाख इनकी, इन पे टैक्स होगा जीरो, क्योंकि अभी इनकम 5 लाख तक जीरो है। यहाँ पे भी कितना होगा? जीरो। यहाँ पे भी टैक्स कितना होगा? जीरो। और यहाँ पे भी टैक्स कितना होगा? जीरो। तो वही 15 लाख की इनकम है, पर वो डाइवर्ट करने की वजह से उनका टैक्सेशन कैसा हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, अगर क्लेबिंग लगेगी तो चलो ये हम इसमें जोड़ देंगे, तो भी अमाउंट बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई एसएससी अपनी इनकम को डाइवर्ट कर देता है, ठीक है, तो उसको टैक्स कम पेमेंट करना पड़ेगा। अब इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए, और उसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि आप अगर अपनी इनकम को डाइवर्ट करते हैं तो हम उस इनकम को वापस आपकी इनकम में जोड़ देंगे। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा। इसी 15 लाख में मिस्टर एक्स के पास एक मशीन है, आप ये मान लीजिए। ठीक है, उस मशीन से रेंट आता है मिस्टर एक्स के पास 5 लाख रुपए का। ओके, अब 5 लाख का रेंट आता है मिस्टर एक्स के पास उस मशीन से, तो तब जाके उनकी इनकम 15 लाख होती है। उन्होंने क्या कहा, इस साल उन्होंने अपने किराएदार को ये कहा कि भैया एक काम करना, इस बार आप जो चेक बनाओ वो मेरे नाम से ना बना के किसके नाम से बनाना? मेरी वाइफ के नाम से बनाना। ठीक है, वाइफ के नाम से चेक आएगा, उनके अकाउंट में चेक जाएगा, तो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा कि इनकम उनकी है। तो इसने ऐसा कर लिया। तो सोचो, इसकी इनकम तो होगी 10 लाख, 5 लाख चली गई, और मिसिज एक्स की इनकम हो गई 5 लाख। तो टैक्स का फायदा हो जाएगा। इनको जो 30% देना पड़ रहा था वो नहीं देना पड़ेगा, और इनके लिए 5 5 लाख वैसे भी टैक्स फ्री है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर ऐसा आप करोगे तो हम मिसिज एक्स की वो इनकम वापस आप में जोड़ देंगे, तो आपकी इनकम वापस 15 लाख हो जाएगी। तो हमने टैक्स चुराने के रूल बनाए, ऐसा बोल सकते हैं। हमने टैक्स चुराने के लिए तरीके बनाए, और गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए तरीके बनाए, और उन्हीं तरीकों का नाम क्लबिंग प्रोविजन रखा गया है। बोलिए, क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? 5 लाख टैक्स फ्री कैसे हुआ अभी समझ में नहीं आएगा। उसमें रिबेट मिलती है, वो रिबेट पढ़ेंगे हम असेसमेंट में, तब समझ में आएगा। ओके, तो अब हमें ये जानना है कि भाई ये तरीके कौन से हैं। ठीक है, ये तरीके कौन से हैं, कैसे हैं, इनका क्या होता है, तो वो जानने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया है कि चैप्टर क्या है, क्यों है, और अब इस बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। ओके, चलिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको लिखा गया है सेक्शन
60, ठीक है। सेक्शन 60 आपको क्या कहता है वो देखिए, या फिर मैं चलो आपको पहले समझा देता हूँ, फिर अपन प्रोविजंस पढ़ेंगे। पहले मैं अपने हिसाब से आपको समझा देता हूँ चार्ट बना के, उसके बाद अपन प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 6 केस हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। टोटल कितने केस हमारे पास? 6 केसेस। तो हमें उनमें से एक एक करके सबको पढ़ना है और फिर देखना है क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ केस नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूँ? केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 क्या कह रहा है ये सुनो। केस नंबर 1 कह रहा है कि मान लीजिए एक बंदा है मिस्टर एक्स, ठीक है। इसको अपनी इनकम डाइवर्ट करनी है। मिस्टर एक्स को अपनी इनकम क्या करनी है? डाइवर्ट करनी है। और किसको डाइवर्ट करनी है? ये चाहते हैं मैं अपनी इनकम किसको ट्रांसफर कर दूं? स्पाउस को कर दूं, मतलब मिसेज एक्स को कर दूं। ये चाहते हैं, ठीक है। अब मिसेज एक्स को कैसे इनकम ट्रांसफर होगी वो समझिए आप। अभी वाला जो एग्जांपल था कि इनके पास एक प्रॉपर्टी है, वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इनके पास एक प्रॉपर्टी है जिससे इनको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी हो सकती है, रेंट हो सकता है, डिवेंचर हो सकते हैं जिन पे इंटरेस्ट मिल रहा हो, ऐसी कोई भी एसेट हो सकती है। तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अपनी ये इनकम ट्रांसफर कर दी किसको? स्पाउस को। इन्होंने अपनी इनकम ट्रांसफर कर दी स्पाउस को, मतलब इन्होंने अपने टेनेंट को कह दिया कि भैया ये इनकम अगले महीने से तुम मेरे नाम से ना देके मेरी वाइफ के नाम से दे देना। तो इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमने इनकम ट्रांसफर कर दी पर असेट ट्रांसफर नहीं करी? बोलो, ऐसा बोल सकते हैं? साथ साथ बोलते जाओ, अच्छा रहेगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया हमने असेट तो ट्रांसफर नहीं करी पर इनकम ट्रांसफर करी? ठीक है, ये हमारा पहला तरीका था। तो हमारे पहला तरीका ये था, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि भैया ऐसा करोगे तो इनकम हम किसकी मानेंगे? ट्रांसफरर की मानेंगे। मतलब जिसका नाम से चेक आ रहा है उसकी नहीं मानेंगे, जिसने ट्रांसफर किया है उसकी इनकम हम मानेंगे। आगे बात समझ। तो पहला पॉइंट ये हुआ। अगली बार एसएससी को समझ में आया कि भैया ये तो गड़बड़ ये हो गई कि हमने असेट ट्रांसफर नहीं करी। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट जब उसने तरीका लगाया तो उसने इस बार क्या किया, अपनी वाइफ को असेट ट्रांसफर कर दी और एक नॉमिनल प्राइस पे कर दी। जैसे मान लीजिए 5 लाख की मशीन थी, 50,000 रुपए में ट्रांसफर कर दी या 5,000 रुपए में ट्रांसफर कर दी। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया आप समझे नहीं पूरी बात, इस बार आपने क्या कर दिया? ट्रांसफर ऑफ असेट। ट्रांसफर ऑफ असेट, असेट तो ट्रांसफर की है पर विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन की है। पर्याप्त प्रतिफल नहीं दिया आपने, और जब अब तक आप इनफ कंसिडरेशन नहीं देंगे हम उसे ट्रांसफर नहीं मानेंगे, और ट्रांसफर नहीं मानेंगे तो ये इनकम वापस से किसकी कर देंगे हम? ट्रांसफरर की, ठीक है। वापस ये इनकम किसकी मान लेंगे हम? ट्रांसफर।
बोलिए, बात समझ में आ गई? क्लियर है? एक बार बता दो, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? तो मैं आगे चलूं। एडुकेट कंसिडरेशन भी करता तब भी पैसे घर में ही आने थे। कर सकते हैं, पर उसमें क्या हो जाता है फिर, कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर आप एडुकेट कंसिडरेशन में करेंगे तो फिर आपको कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा, तो फिर वो बेवजह का लग जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। ये दोनों बातें किसकी हुई है? स्पाउस की हुई है। एक बात मैं यहाँ कर क्लियर कर दूं, और वो ये कि इस प्रोविजन में हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं है। मतलब ये प्रोविजन हाउस प्रॉपर्टी पे नहीं लगता है। जैसे कि मिस्टर एक्स के पास एक घर है, और उस घर से मिस्टर एक्स को रेंट मिल रहा है। ठीक है, और मिस्टर एक्स उस घर को अपनी वाइफ को दे देते हैं विदाउट कंसिडरेशन या इन एडुकेट कंसिडरेशन। तो इन दैट केस ये प्रोविजन नहीं लगेगा। क्यों भाई, हाउस की क्लबिंग क्यों नहीं? हाउस की क्लबिंग क्यों नहीं? हाउस पे ये प्रोविजन क्यों नहीं लगेगा, पता है किसी को? हाँ जी, हाउस पे क्यों नहीं लगेगा ये प्रोविजन? यस, वेरी गुड। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल है, बट दिस ट्रांजेक्शन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड एचपी, और वो भी डीम्ड ऑनर। अगर याद हो आपको, तो हमने एक सेक्शन 27 पढ़ा था। उस सेक्शन 27 में ये बोला गया था कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को कम पैसे या बिना पैसे में एसेट ट्रांसफर करते हैं, तो मालिक ट्रांसफर माना जाएगा। तो वहां पे जब मालिक ही ट्रांसफर को बना दिया, तो दोबारा से इनकम क्लब करने का कोई सेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये कि मिस्टर एक्स के पास अगर घर है, और मिस्टर एक्स अपना घर अपनी वाइफ को दे देते हैं कम पैसे में, तो अकॉर्डिंग टू रूल सेक्शन 27 मिस्टर एक्स को ही मालिक माना जाएगा। चाहे घर नाम वाइफ के है, पर फिर भी मिस्टर एक्स को ही मालिक माना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मिस्टर एक्स को मालिक माना गया है वहां पे, तो इनकम भी मिस्टर एक्स की निकाली गई है। और जब इनकम ऑलरेडी मिस्टर एक्स की निकाली गई है, तो उसको मिस्टर एक्स में क्लब करने का तो कोई सीन ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी मिस्टर एक्स के। ठीक है, तो एक जैसा प्रोविजन दो जगह अगर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसके लिए एचपी को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि इट्स कवर्ड इन सेक्शन 27। बोलिए, क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, तो अब एसएससी के समझ में आ गई कि भैया मैं ना वाइफ को तो नहीं दे सकता, स्पाउस को तो नहीं दे सकता। तो इस बार उन्होंने एक नया फंडा निकाला। उन्होंने कहा वाइफ को नहीं, बहू को सही। तो इस बार उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दिया? सन्स वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने कहा मेरी ये प्रॉपर्टी सन्स वाइफ को, और वो भी नॉमिनल अमाउंट। तो एक नया रूल बनाया गया, और वो क्या लिखा गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये सारे ट्रांसफर स्पाउस को है, ठीक है, और ये भी स्पाउस को है। यहाँ पे लिखा गया ट्रांसफर ऑफ असेट विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ। अगर सन्स वाइफ को कोई एसेट ट्रांसफर की गई है बिना पैसे या कम पैसे में, तो भी इनकम किसकी हो जाएगी? ट्रांसफर की हो जाएगी। इस इनकम को भी ट्रांसफर करने वाले में जोड़ दिया जाएगा।
हाँ जी, पहले बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब समझिए काम की बात, मतलब आप स्पाउस को नहीं दे सकते, आप वाइफ को नहीं दे सकते। ठीक है। अब आते हैं इनके अलावा कोई भी, इन दोनों के अलावा कोई भी। ठीक है। तो मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, कोई भी हो सकता है इसमें, इन दोनों को छोड़ के। इन दोनों का तो अलग अलग से रूल बना दिया, तो फिर इन दोनों को तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी, अगर आप अपनी असेट किसी थर्ड पर्सन को देते हैं इन दोनों के अलावा, तो उनके लिए फिर ये रूल लगेगा। ये होता है रूल 60 एंड 61, सेक्शन 60 एंड 61 यहाँ पे कवर होते हैं। और इनमें भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी इनको दे रहे होंगे, तो देने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, जिसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब जानते हैं? रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब ऐसा ट्रांसफर जिसमें आप असेट को कभी भी वापस अक्वायर कर सकते हैं, मतलब री अक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन री अक्वायर योर असेट, मतलब आप ये बोल देते हैं कि भैया आज तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर रहा हूँ, पर मुझे जब भी मेरा मन होगा, जब भी इच्छा होगी, मैं तेरे से वापस ले लूँ। तो उसे बोला जाता है क्या? रिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि भैया तुझे असेट दे रहा हूँ हमेशा के लिए तेरी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो उसे नाम क्या दिया जाता है? इररिवोकेबल ट्रांसफर। इररिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है। आप कहते हैं सर पता कैसे चलेगा? तो जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो ट्रांसफर डीड के अंदर हम कुछ ऐसी कंडीशन डाल देते हैं कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारी है, फिर मैं ले लूंगा, ऐसे मान लीजिए। या फिर आपने उसमें लिख दिया कि मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, पर मैं जब चाहूँ तुमसे ले सकता हूँ। तो ऐसा अगर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें आप वापस ले सकते हैं, तो इन दैट केस वो रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने अपने नौकर के नाम पे एक असेट खरीद ली, और उससे एक एग्रीमेंट करवा लिया कि भैया जब भी मैं चाहूँ तेरे से ले सकता हूँ, तो वो रिवोकेबल ट्रांसफर है। तो रिवोकेबल ट्रांसफर जहां पे होगा वहां पे क्लबिंग होगी, मतलब इनकम उसकी इनकम में जुड़ेगी जिसने ट्रांसफर किया है। पर अगर इरिवोकेबल हुआ, मतलब आपने अपनी एसेट किसी को परमानेंटली दे दी, तो फिर क्लबिंग होने का कोई सेंस ही नहीं है। फिर तो एसेट ही उसकी होगी, तो वही टैक्स भरेगा ना। ठीक है। और सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर मैंने सिर्फ नाम मात्र के लिए किसी को एसेट दी है, तो मेरे अंदर इनकम जुड़ेगी, और अगर मैंने परमानेंटली किसी को एसेट दे दी, तो मेरे अंदर इनकम नहीं जुड़ेगी। बोलिए, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान कंसेप्ट है, अगर आप एक एक पॉइंट समझते जाएंगे तो बहुत आसान है। नहीं, वाइफ के केस में ऐसा नहीं होता। वाइफ के केस के लिए वो पॉइंट है कि वो तो जरूरत नहीं है ना, वो तो घर में ही रहेगी ना सेट, उसमें ऐसा रिवोकेबल या रिवोकेबल लिखना कोई मतलब ही नहीं। ओके, चलिए। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, और ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। सन को करते हैं तो वही रिवोकेबल वाला पॉइंट लगेगा। अगर माइनर है तो प्रोविजन अलग होगा, और मेजर है तो प्रोविजन ये रिवोकेबल वाला हो जाएगा। ऐसे नहीं होगी बेटा, वो लगता है। आप मेरे को एक ट्रांजेक्शन बताना।
आप मुझे एक ट्रांजेक्शन फ्रेम करके बताना कि सर मैंने इसको दिया, उसने उसको दिया, फिर मैं बताऊंगा आपको कि उसमें चोरी कैसे नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे, ये ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कंफ्यूजन क्रिएट करती है आगे। ये क्या कह रही है कि अगर आप स्पाउस को असेट ट्रांसफर कर रहे हैं तो दो ऐसे केस हैं जिनमें ये रूल नहीं लगेगा। दो ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनमें ये रूल नहीं लगेगा। एक कि आप विथ एडुकेट कंसिडरेशन कर रहे हैं, तो जितने के सेट है उतने में कर रहे हैं, तो फिर क्लबिंग होने का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, मतलब आप फिर मान लीजिए 2 लाख में आपने कोई असेट खरीद रखी है और 10 लाख की उसकी आज वैल्यू, और 10 लाख में ही आप अपनी वाइफ को उसको दे देते हैं, तो फिर उसके बाद ये क्लबिंग होने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, पर वो 10 लाख रुपए वाइफ के खुद के होने चाहिए, उसकी इनकम में से होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसे भी आपकी, असेट भी आपकी और फिर बोला मैंने वाइफ को दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। वो पैसे वाइफ के होने चाहिए। ठीक है, तब ये नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर आपने असेट दी है एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब अलग रहने के समझौते में दी है, जैसे डाइवोर्स के टाइम पे। अगर डाइवोर्स के टाइम पे आपको पता होगा कि हस्बैंड को वाइफ को कुछ असेट ट्रांसफर करनी होती है ताकि वो अपनी रिमेनिंग लाइफ स्पेंड कर सके, तो उसको वो जो असेट मिलेगी फिर उसके होने वाली इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों, इसका रीजन क्या है? तो रीजन भी बता देता हूँ। रीजन ये कहता है, एक रूल कहता है कि जो रिलेशनशिप है वो शुड एग्जिस्ट एट बोथ द टाइम। पहला, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, जब आप अपनी एसेट दे रहे हैं तब वो आपके स्पाउस होने चाहिए। ठीक है, जब आप अपनी एसेट दे रहे हैं तब वो आपके स्पाउस होने चाहिए। और एट टाइम ऑफ अर्निंग, जब वो इनकम कमा रहे हैं तब भी वो आपके क्या होने चाहिए, स्पाउस होने चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया? एक बार बता दूं, मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ फिर। रिलेशन जो है हस्बैंड वाइफ का, वो दोनों टाइम पे होना चाहिए। जब आपने एसेट दी उस टाइम भी होना चाहिए, और जब आप वो सामने वाला बंदा इनकम कमा रहा है तब भी होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे, तो चलो मैं आपसे कुछ एग्जांपल पूछ लेता हूँ। आपने अपने स्पाउस को चले फियंसी को, आपने अपने फियंसी को कोई एसेट ट्रांसफर करें। ठीक है, क्या क्लबिंग होगी या नहीं होगी? आपने अपने फियंसे को कोई एसेट ट्रांसफर करी, तो बताइए क्लबिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। सब लोग नहीं, चलिए ठीक है। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। आपने फियोन्सी को एसेट ट्रांसफर करी और फिर आपकी शादी हो गई। अब अब क्लबिंग होगी नहीं होगी, मतलब आफ्टर मैरिज क्लबिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ओके, मतलब आपने फियोन्सी को अगर एसेट ट्रांसफर करी तो फिर चाहे शादी हो और चाहे ना हो क्लबिंग नहीं होगी। होगी, होगी, अच्छा 2 लोगों ने लिखा है होगी। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फियोन्सी को आपने एसेट ट्रांसफर करी, उस टाइम पे रिलेशन नहीं था। ठीक है, बाद में वो वाइफ बने, नहीं बनी तो वैसे नहीं था, और अगर बन भी गई तो अर्निंग के टाइम पे तो था, पर ट्रांसफर के टाइम पे नहीं था।
ठीक है, तो दोनों टाइम पे रिलेशन होना जरूरी है, ऐसा मैंने आपको बताया। तो बाद में अगर वो स्पाउस बन भी जाती है तो भी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि अर्निंग के टाइम पे तो है पर ट्रांसफर के टाइम पे रिलेशन नहीं है। ओके, हाँ, जिनका आंसर होगी था उनके समझ में आ गया वो रिप्लाई कर दो, फिर हम आगे चलते। चलिए, आपने शादी के बाद अपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करी, और ठीक है चल रही है शादी आपकी आराम से, बताइए क्लबिंग होगी या नहीं होगी? ठीक है, होगी। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, आपने स्पाउस को कोई एसेट ट्रांसफर करी और आफ्टर दैट डाइवोर्स हो गया, ट्रांसफर करने के बाद डाइवोर्स हो गया हो या फिर डाइवोर्स होने के लिए ट्रांसफर किया हो जैसे एलिमनी के रूप में, तो बताइए क्लबिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगेन अगेन क्या प्रॉब्लम है कि ट्रांसफर करते टाइम पे तो रिलेशन है पर कमाते टाइम पे रिलेशन नहीं। समझ गए? ये इसका रीजन है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है, ऐसा पॉइंट हमारे आ सकता है। कई बार इनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि पहले सगाई हुई, फिर ऐसे ट्रांसफर कर दी, फिर सगाई टूट गई, या फिर एंगेज शादी हो गई, डाइवोर्स हो गया, ऐसा कुछ भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, तो उसको आपको क्लियर रखना है यहाँ पे। ठीक है, यही बात मैं आपको एक बार नोट से और करवा देता हूँ ताकि जब आप सेल्फ रीडिंग करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से चलते हैं हम। पहले ये पॉइंट पढ़ना है आपको। ठीक है, इस पॉइंट में आपको कहा गया इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस, ये काट दो, इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू स्पाउस। इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर असेट टू स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन और इनएडुकेट कंसिडरेशन, तो वो इनकम किसकी हो जाएगी? ट्रांसफरर की हो जाएगी। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा है कि ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, कब अप्लीकेबल नहीं होंगे? जब या तो एडुकेट कंसिडरेशन में दिया हो, या फिर अलग रहने के समझौते मतलब डाइवोर्स में दिया हो, और या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं हो। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बोला गया है इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, तो उसमें भी सेम चीज है कि अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन या इन एडुकेट कंसिडरेशन में असेट सन्स वाइफ को दी है, ठीक है, तो भी इनकम किसकी हो जाएगी? ट्रांसफर की हो जाएगी। ओके, ये बोला इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर टू अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ और स्पाउस, तो वो भी क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी असेट अपनी वाइफ को नहीं दे रहा, मान लीजिए मैंने किसी और को दे दी, एक ट्रस्ट में दे दी, और ट्रस्ट वाले को ये कह दिया कि भैया आप हर महीने मेरी वाइफ को 10,000 रुपए देते रहना, तो वो इनकम भी फिर मेरे इनकम में जुड़ेगी, क्योंकि इनडायरेक्टली मैंने इनकम को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, ओके, ऊपर आ जाते हैं एक बार, यहाँ जाते हैं। यहाँ सेक्शन 60 क्या कह रहा है आपको एक बार पढ़ लो, कि अगर कोई पर्सन किसी अनदर पर्सन को बिना असेट के इनकम दे देता है, तो वो इनकम ट्रांसफर की इनकम हो जाएगी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, पहला पॉइंट था हमारा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। दूसरा पॉइंट ये था जो नीचे नीचे पढ़ा था हमने, रिवोकेबल ट्रांसफर, कि अगर कोई रिवोकेबल ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो वो इनकम क्लब किसकी हो जाएगी? ट्रांसफर की हो जाएगी। ओके, अब रिवोकेबल ट्रांसफर है क्या, ये समझाया गया है। ठीक है, तो रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब है कि इफ ट्रांसफर, देखिए यहाँ से आप पकड़ेंगे,
इफ ट्रांसफर हैज द राइट टू रिज्यूम, आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस लेने का अगर राइट रखते हैं, ठीक है, किसमें, लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफर, उसके जिंदा रहने तक, तो वो इनकम, वो ट्रांसफर क्या माना जाएगा, रिवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा। ओके, चलिए एक लास्ट पॉइंट बचा है वो कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जो सेगमेंट था वो पूरा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पार्ट जो था क्लबिंग का वो पूरा हो जाएगा। इररिवोकेबल कब होगा, ट्रांसफर को इररिवोकेबल कब मानेंगे, वॉइस नहीं आ रही है, एक बार बता दो, वॉइस नहीं आ रही है कुछ, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, सबको आ रही है बेटा, चेक करो आपका एक बार कनेक्शन, जय एक बार आपका कनेक्शन चेक करो बेटा। ओके, तो इररिवोकेबल कब माना जाएगा ट्रांसफर को, इफ ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ ट्रस्ट एंड इट नॉट रिवोकेबल इन लाइफ टाइम। आपने किसी को दिया और कहा कि भैया जब तक तू जिंदा है तेरी है, मैं नहीं लूंगा, तो जब तक वो जिंदा है तब तक तो वो इररिवोकेबल है, और जैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी तो हमारा राइट टू रिज्यूम वापस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाद में रिवोकेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन केस अदर ट्रांसफर इज नॉट रिवोकेबल इन लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियल ट्रांसफर, दोनों पॉइंट सेम ही है, एक जैसे ही है, बस उसमें ट्रस्ट को दे रहे हैं, इसमें किसी पर्सन को दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर आप किसी को एसेट देते हैं और उसको ये बोल देते हैं भैया मैं जब चाहूं तब वापस ले सकता हूं, तो ये तो हो गया स्पेसिफिकली आपके लिए रिवोकेबल ट्रांसफर। आप उसको कहते हो भैया तू जिंदा है तब तक तो नहीं लूंगा, ठीक है, और जब तेरी डेथ हो जाएगी उसके बाद मैं इसको वापस ले लूंगा तो इन दैट केस वो जब तक जिंदा है तब तक ये ट्रांसफर इररिवोकेबल है, और उसकी डेथ होने के बाद ये ट्रांसफर रिवोकेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए, ये क्लबिंग का पूरा प्रोविजन फर्स्ट से लेके एंड तक क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो, बोलिए क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये क्लबिंग का हमारा फर्स्ट पूरा प्रोविजन था, जिसमें वाइफ को, सन्स वाइफ को और अदर पर्सन को ट्रांसफर करने की सारी बात आ गई। ओके चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्रॉस ट्रांसफर। अब ये क्रॉस ट्रांसफर क्या है, ठीक है, ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर फिर भी सिलेबस में है तो हमें डिस्कस करना है। देखिए, मिस्टर एक्स अगर मिसिज एक्स को कोई एसेट ट्रांसफर करे तो क्लबिंग होगी क्या बताइए, मिस्टर एक्स अगर मिसिज एक्स को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो क्लबिंग होगी क्या, बिल्कुल होगी। और मिस्टर वाई अगर मिसिज वाई को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो क्लबिंग होगी क्या, हाँ, विदाउट कंसिडरेशन की बात चल रही है, कंसिडरेशन की तो बात है ही नहीं, ठीक है। पर अगर मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो क्लबिंग होगी क्या, नहीं होगी। सिमिलरली मिस्टर एक्स अगर मिसिज वाई को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो क्लबिंग, तो भी नहीं होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या स्कीम लगाई, आप ये मान लीजिए कि मिस्टर एक्स के पास बॉन्ड है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कितने रुपए के हैं, 5 लाख रुपए के हैं, और मिस्टर वाई के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए कितने रुपए की है, ये भी 5 लाख रुपए की, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई मैं तुझे अपने बॉन्ड दे देता हूँ, ठीक है, और तुम मुझे अपना घर दे दो, ठीक है। और ये साथ ही साथ ये भी चाह रहे थे कि टैक्स प्लानिंग हो जाए, हमारी इनकम ऑलरेडी ज्यादा है तो हमें टैक्स ना देना पड़े,
तो इन्होंने क्या कहा मिस्टर वाई को कि आप अपनी एचपी मेरी वाइफ को दे दो, मेरे वाइफ के नाम कर दो, ठीक है। जो 5 लाख रुपए की है आपको कम वैल्यू में करना है, ऐसा बोल सकते हैं। जिसकी एफएमवी, ये मैं एफएमवी बता रहा हूँ, ठीक है। 5 लाख की मार्केट वैल्यू की प्रॉपर्टी आप मेरी वाइफ के नाम कर दो, उन्होंने कर दी। और मैं 5 लाख के बॉन्ड आपकी वाइफ के नाम कर दूंगा, ठीक है। तो कंसिडरेशन तो वैसे हो गया, मतलब एक्सचेंज हो गया, तो कंसिडरेशन तो हो ही गया ना, सामने नहीं है कंसिडरेशन, ठीक है, वो हिडन है पर वो हो गया ऑटोमेटिकली। क्रॉस होने का मतलब ही ये हो गया कि कंसिडरेशन हिडन हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर इस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तो वो मिसेज एक्स की इनकम में जाएगा या मिस्टर एक्स की इनकम में जाना चाहिए? प्रॉपर्टी नाम किसके हैं? मिसेज एक्स के हैं, ठीक है। तो रेंट तो मिसेज एक्स को मिलेगा, इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो मिसेज वाई को मिलेगा। पर क्या ये इन्हीं के लिए टैक्सेबल होगा या इनकी क्लबिंग होनी चाहिए? बोलो। क्लबिंग होनी चाहिए, वरना तो फिर टैक्स प्लानिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। वरना तो सब ऐसे ही कर देंगे ना, जब भी कोई नई एसेट खरीदनी होगी, कुछ बेचनी होगी तो एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ जो रेंट मिसेज एक्स को मिलेगा वो किसकी मान ली जाएगी? मिस्टर एक्स की इनकम। और जो इंटरेस्ट मिसेज वाई को मिलेगा वो किसकी इनकम मान ली जाएगी? मिस्टर वाई की इनकम। हाँ जी, आई बात समझ में? अगर क्रॉस ट्रांसफर किया गया है तो स्पाउस को होने वाली इनकम एसएससी की इनकम में जुड़ जाएगी, ये प्रोविजन है। जल्दी जवाब दीजिए भाई। डिफरेंस कौन सा डिफरेंस? सत्यम कौन सा डिफरेंस बेटा? दोनों की वाइफ को कुछ मिला है, बिल्कुल मिला है। इनको 5 लाख का एसपी मिला है और उनको 5 लाख के बॉन्ड मिले हैं। हाँ, इफ, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल मैं इस पे आने वाला ही था बाद में, पर ठीक है अब पहले आ गए, पहले बता देते हैं, ठीक है। ये तो अमाउंट कॉमन था, ठीक है। इनका 5 लाख, इनका 5 लाख, ठीक है। इसलिए क्लबिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आई। बट इफ अमाउंट वेरी, सही कह रहे हैं वो, कि मान लीजिए इनको एचपी मिलती 8 लाख की, ठीक है, और इनको बॉन्ड मिलते 5 लाख की। इन दैट केस कॉमन अमाउंट की क्लबिंग होगी, ठीक है। मान लीजिए इनको रेंट मिलता है 60,000 रुपए, तो उस 60,000 के रेंट को 5 लाख और 3 लाख में बांटा जाएगा। 5 लाख की तो क्लबिंग हो जाएगी और 3 लाख की क्लबिंग नहीं होगी, मतलब ये मिस्टर एक्स में जाएगा और ये मिसिज एक्स में जाएगा, ठीक है। अगर अमाउंट डिफर करता है, ठीक है, दोनों को 5-5 मिले, ठीक है। अगर वैल्यू ज्यादा होती तो जो इसकी ज्यादा है उतना अमाउंट वाइफ की अमाउंट में रह जाएगा, मतलब स्पाउस के अमाउंट में रह जाएगा, उतनी इनकम प्रोपोर्शनेटली क्लबिंग नहीं होगी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ऐसे आप भी पूछा करो भाई, बाकी लोग भी, ठीक है। सिर्फ सुनो मत, दिमाग लगाओ।
चलिए चले आगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपकी बुक में इसी के हैं। तो एक बार ध्यान से देखें कि ये क्या कह रहा है। एक मिनट के लिए होल्ड करना है, ओके। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना, बहुत अच्छा पॉइंट। ये कह रहा है कि कोई फर्म है या कोई कंपनी है, ठीक है, कोई फर्म है या कोई कंपनी है, जनरली कंपनी की बात कर रहा है, और इस कंपनी के अंदर एसएससी जो है, एसएससी कौन है हमारा, मिस्टर एक्स, वो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है। आप समझते हैं सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड का मतलब पता है किसी को, कि हम किसी कंपनी में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कब होते हैं? अभी थोड़ा फास्ट रिप्लाई। ओके, तो अगर एसएससी और उसके रिलेटिव, अगर एसएससी और उसके रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब स्पाउस, भाई बहन, माता पिता, जो डेफिनेशन बताई थी वो वाली डेफिनेशन। तो अगर एसएससी पर शेयर नहीं, 20% नहीं होता, 20%, परसेंट ही लिखा होगा आपने, ओके, 20% शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर, ठीक है, अगर आपके पास है तो हम ये मानेंगे कि आप उस कंपनी में सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला गया है कि देखिए, कंपनी हर किसी के कहने पे तो मैनिपुलेशन नहीं करेगी, बट अगर आपके पास अच्छी शेयरिंग है तो आपके कहने पे मैनिपुलेशन कर सकती है। कैसे? अब देखिए, कंपनी जितना पैसा कमाती है आप जानते हैं, उस पर 30% टैक्स है। आज की डेट में कुछ कंपनी पे 25% है और कुछ कंपनी पे 30% टैक्स है, ठीक है? इस टैक्स को सेव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, कि आप कंपनी की इनकम कम कर दो, कंपनी के खर्चे एक्सटेंड कर दो। तो इन्होंने क्या किया कि जो मिस्टर एक्स की वाइफ है, मिसिज एक्स, उनको सैलरी दे दी, कि वैसे भी सारे शेयर होल्डर को पैसा तो उन्हीं का है कमाया हुआ। तो मान लीजिए इस कंपनी में 4 शेयर होल्डर है, ए बी सी एक्स, तो जितना पैसा कमाया गया है वो इन चारों का ही तो है। तो अगर ये पैसा लेंगे एज ए डिविडेंड, तो इनको देखिए, पहले तो कंपनी की तरफ से टैक्स देना पड़ेगा, इनकम टैक्स, उसके बाद डीडीटी देना पड़ेगा। दो तरीके के टैक्स देने पड़ेंगे, पहले इनकम टैक्स खुद का, कंपनी का, और उसके बाद डीडीटी, ये दो टैक्स देने पड़ेंगे। तो इन्होंने तरीका क्या निकाला कि हम एक काम करते हैं, हम सब अपनी अपनी वाइफ को सैलरी दे देते हैं। तो जब हम अपने अपनी वाइफ को सैलरी देंगे, तो पहली बात तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिससे हमारा इनकम टैक्स कम हो जाएगा। दूसरा, हमें डिविडेंड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डीडीटी का तो सवाल ही नहीं उठेगा। तो ये इन्होंने दिमाग लगाया कि सब ऐसा कर सकते हैं। तो फिर ये रूल बनाने की जरूरत पड़ी कि भाई छोटा मोटा शेयर होल्डर तो प्लानिंग नहीं करेगा, पर जिसके पास खुद के और रिलेटिव के पास मिला के 20% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वो प्लानिंग कर सकता है।
तो उसमें अगर उसकी स्पाउस को सैलरी मिली है तो हम ये पूछेंगे कि भैया आपको सैलरी क्यों मिली। ठीक है, आपको सैलरी क्वालिफिकेशन की वजह से मिली या फिर आपको सैलरी ऐसे ही मिली। ठीक है, आपको सैलरी क्वालिफिकेशन की वजह से मिली या ऐसे ही। अगर क्वालिफिकेशन की वजह से मिली है, अगर क्वालिफिकेशन की वजह से मिली है तब तो सैलरी किसकी होगी भाई, मिसेज एक्स की, खुद की, क्योंकि उन्होंने खुद कमाई है। बट अगर अदरवाइज मिली है तो ये सैलरी हम किस में जोड़ देंगे, मिस्टर एक्स में जोड़ देंगे, यहाँ पे क्लबिंग हो जाएगी। बोलिए, बात समझ में आ गई है? हाँ जी, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। फटाफट फाइनल कमेंट, आज इतना ही करेंगे, कल आगे के कमेंट, आगे के क्वेश्चंस और कंसेप्ट कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार बता दो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है तो बोलो। ओके, कोई नहीं है डाउट। अगर आपका किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उसी कंपनी से आपके स्पाउस को सैलरी, रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन ऐसी कोई चीज मिलती है तो भैया अगर उनकी क्वालिटी है, भाई मान लीजिए उस कंपनी में वो सीए है, आपकी वाइफ सीए है और वो उस कंपनी में काम करती है, तब तो उनको पैसा मिलना जायज बात है, तब तो उनकी खुद की इनकम होगी। पर उनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो कोई काम ही नहीं करते, बेवजह उनको सैलरी दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो वो पेमेंट इनडायरेक्टली आप ले रहे हैं, तो वो इनकम आपके में जोड़ दी जाएगी, ये बता रहे हैं। ओके निशांत।